नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एक्शन पॉइंट में आपका स्वागत कर। चलिए, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आज का टॉपिक होगा आपका चैप्टर नंबर 7, हमारा देश और भारत। तो हमारा और देश भारत, इसके बारे में तो हम बेसिकली जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी अपन को जानकारी मिलेगी उसके बारे में। चूँकि आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के अंदर हम 7th नंबर का यानी क्लास 6 का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो फिर हम 7th ज्योग्राफी, फिर 8th ज्योग्राफी, फिर 9th ज्योग्राफी, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने आपको कहीं ना कहीं 6 यूनिट करा दी थी। ये 7वीं यूनिट है और 7वीं यूनिट जो है हमारी वो क्या है, हमारा देश भारत, यानी हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं कि भैया हमारे देश के बारे में दिया क्या है। जैसा कि आपको सामने इमेज दिख रही है, फिर भी मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। बिल्कुल सही है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी यहाँ पर हम पूरे इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं और इंडिया का जो मैप होगा उसमें ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं और भारत का क्षेत्रफल है ना 32.8 यानी कि 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 हमारे भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर तो नहीं है, वर्तमान में अब कश्मीर नहीं है, अब उत्तर में लेह लद्दाख है। बेटा ध्यान रखना, उत्तर में वर्तमान में अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख जो है वो हमारे उत्तर हिस्से में आ गया। ठीक है, यानी कि अभी पहले तो जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन अब लेह लद्दाख को ही अपन पढ़ेंगे कि हमारे भारत के उत्तरी हिस्से में कौन सा राज्य होगा, वो लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आएगा। अब देखें, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि लेह से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है लगभग 3200। वैसे एक्चुअल जो आता है 3214 आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 3200 यानी 3200 किलोमीटर के लगभग उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ अगर जाते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक का क्षेत्र इसमें रहेगा। ठीक, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ तक, ठीक है, गुजरात वाला जो हिस्सा है 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो पश्चिम में जो कच्छ यानी गुजरात यानी द्वारका गुजरात तक, ये पूरा कच्छ के रन तक यहाँ 2900 किलोमीटर, यानी कि इसमें भी 2933 आता है। एक्चुअल अगर देखा जाए ना तो 2933 किलोमीटर रहता है और ये आपका पूरब से पश्चिम। ठीक है, 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता देखी गई है। यानी आप यहाँ की जो भाषा है उसमें भी भिन्नता देखी गई है। भाषा भी अलग अलग तरह की उसमें इस्तेमाल की जाती है, स्वाभाविक है, सभी राज्यों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिया के बारे में। मैप देखेंगे, मैप से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति हम अपने देश की पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भाषा संस्कृति में बहुत भिन्नता है और इस भिन्नता में ही हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बिल्कुल है, 1 अरब 21 करोड़ पर पहुंच गए हम। ठीक है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जाएंगे हम, तो एरिया के हिसाब से हम 7वें नंबर पर आएंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से हम आएंगे 2nd नंबर पर। ठीक है, तो 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या हमारी हो चुकी है, 120 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, और 2021 में जो जनगणना होगी उसमें नए आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक का मैंने आपको बताया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे देश की जो स्थिति है वो क्या है। बोले भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ पोल वाला, और कर्क रेखा लगभग 33.5 डिग्री उत्तर, और अगर मकर रेखा देखा जाएगा तो 33.5 डिग्री दक्षिण। 33.5 डिग्री अगर नॉर्थ आता है 23.5 नॉर्थ आ जाएगा तो वो उत्तर लिखा हुआ है, आपको पता है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के नीचे जाएंगे तो वहां पर मकर रेखा होगी। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और देश के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी और 37 डिग्री 6 अक्षांश। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश, और देखो वही अक्षांश और देशांतर क्या थे वो हमने पढ़ा था। तो अक्षांश और उत्तर की ओर अगर अक्षांश देखेंगे तो उत्तर से हमारी क्या पोजीशन है, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश होंगे। देशांतर वाला जो होगा, जैसा कि इसमें 8 डिग्री 4 और 47 6 उत्तर अक्षांश के बीच, और पश्चिम से लेके पूरब तक। ये तो रहा हमारा उत्तरी अक्षांश की पोजीशन, कहां से कहां तक है, 8 से लेके अपन कहां तक है, 37 तक, इतना याद अप्रोक्सीमेट याद रख लेना। ठीक है, और पश्चिम से पूरब तक, यानी ये उत्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये पश्चिम से पूरब वाला हिस्सा है। भारत का विस्तार कितना है, 68, ठीक है, 68 पूर्वी तथा 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कि हमारा जो अगर इंडिया का मैप अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया की मैप की पोजीशन क्या है, यानी कि वो उत्तर वाला हिस्सा कहाँ और दक्षिण वाला, पूरब वाला और पश्चिम वाला। ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर का ही अगर हम जाते हैं तो ये होंगे आपके अक्षांश, और अगर ऐसी खड़ी लाइनें आएंगी तो ये आएंगे आपके देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर हम पहले से अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत वैसे नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 जो अक्षांश है, जबकि देशांतर कितना है 68 7 और 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर हम विश्व को पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में बांटेंगे तो भारत की क्या स्थिति होगी? भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है, और इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का हो सकता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अगर हम इन अक्षांशों देशांतरों के माध्यम से जाते तो दोनों में समय का अंतर काफ़ी आता, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें एक अपना एक सेंटर पॉइंट लेके चला 82.5 डिग्री, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो है एक देशांतर फिक्स हो गया, और दोनों जगह पर हमारा जो समय है GMT है, ग्रीनिश टाइम है, वो बिल्कुल एक्चुअल रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देशांतर वाली चीजें भी आपने पढ़ रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय का अंतर हुआ। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। जो 1 डिग्री देशांतर होगा उसमें कितने मिनट का अंतर होगा? 4 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, और आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है, मानक समय क्यों माना गया है आप पढ़ चुके हो। ये यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, भारत का मानक यामोत्तर भी कह सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत का मानक यामोत्तर क्या है, भारत का मानक यामोत्तर जो है वो 80, ठीक है, 82.5 डिग्री है। ठीक है,
तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, ठीक है, पूरब से पश्चिम प्रसार ज्यादा होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में लगभग 6 मानक समय हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक हैं? ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो। रूस के अंदर बेटा 11 मानक है। कितने मानक है रूस में? रूस के अंदर 11 मानक हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय स्थल किसको कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हो। और हमारा भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीन ओर से हमारा जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो उसको प्रायद्वीपीय स्थल भी कह देते हैं। तो एक प्रकार की लैंग्वेज है कि प्रायद्वीपीय स्थल क्या होता है? प्रायद्वीपीय स्थल स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है, लेकिन सबसे ज्यादा मानक जो है वो रूस में है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। इस तरीके से आपका मैप है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं किस तरीके से उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, इनके बारे में है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा है, चूंकि आपको समझ में आएगा मैप को देख के। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इधर चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यानी लगभग 7 देश हैं। कितने कंट्री हैं? 7 कंट्री हैं जो हमारी इंडिया से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये 7 कंट्री हो गई। तो 7 कंट्री हैं, 7 देश हैं जो हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि भारत की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा जो है वो लगभग 7 देशों से लगी हुई है। इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, 7 देशों से भारत की सीमा लगी हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान से सबसे कम है, लगभग 96 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखें आप अरब सागर है, राइट साइड में देखें बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर आ गया अरेबियन सी, आ गया आपका बे ऑफ बंगाल, और बिल्कुल नीचे देखेंगे आप तो आ जाएगा आपका हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। और इस साइड में आपको पता है कुछ द्वीप है, आइसलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इधर आपके लक्षद्वीप हैं और लक्षद्वीप के नीचे एक मालदीव। ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव वाला हिस्सा है, तो ये अलग है मालदीव, लेकिन लक्षद्वीप हमारे भारत के हिस्से में आता है। मालदीव अलग देश है। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी रुपया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो मैप है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इंडिया की पोजीशन देख रहे हैं कि हमारी जो इंडिया है वो किन किन देशों से लगा हुआ है। ठीक है, आगे जाके अपन ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य हैं, वो सारी चीजें आपकी विस्तार में चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से आपका जो पूरा कहीं ना कहीं एक इंडिया का मैप आता है और इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आपको पता है। अब लेह लद्दाख जो न्यू मैप है उसके अनुसार जो है आपका लेह लद्दाख की पोजीशन ये होगी। उत्तरी हिस्सा जो है अब कश्मीर नहीं होगा, उत्तरी हिस्सा जो होगा वो लेह लद्दाख होगा, क्योंकि अब ये वाला हिस्सा आपको पता है लेह लद्दाख को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में बदलाव किया गया है और लद्दाख जो है वो लेह यहाँ की राजधानी है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू तो है ही, तो ये कहीं ना कहीं अब आपको पता है हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लद्दाख को याद रखेंगे, लेह लद्दाख जो आपका ये है। बाकी के इन देशों के बारे में आगे अपन और व्याख्या पढ़ेंगे, जैसा जैसा पॉइंट्स आएंगे वैसे अपन इनको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो एक पाक जल संधि है, ठीक है, कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या है? भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बिल्कुल, और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारे भारत का वो कौन सा है बेटा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बड़ा है। और जबकि सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वो सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है और सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे कहीं ना कहीं भारत का जो एक फिजिकली मैप अपन इसको बोलेंगे, और ये हमारा कहीं ना कहीं भौतिक अवस्था है हमारे भारत की। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी क्षेत्र आपको पता है। और यहाँ उत्तराखंड तक तो ये पूरा एक हिमालय जो अपन बोलते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, हिमालय और ये शिवालिक पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इनके बारे में भी अपन अच्छे से व्याख्या करेंगे इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो लाइनिंग दिख रही है ये सब पर्वत वाले क्षेत्र हैं, पर्वत हैं। और सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो हमारी हिमालय पर्वतमाला है। और हिमालय पर्वतमाला में कहीं ना कहीं पर्वतों की ये माला है, कई सारे ऐसे पर्वत बने हुए हैं। याद रहे, सबसे लास्ट में हिमालय का जो पूर्वी पर्वत है उसको बोलते हैं नामचा बर्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं? नामचा बरवा। ठीक है, सबसे पूर्वी अगर देखा जाए। ठीक है, तो जो पूर्वी पर्वत होगा हिमालय पर्वत श्रेणी, मतलब हिमालय पर्वतमाला का सबसे पूर्वी होगा तो वो होगा नामचा बर्मा। ठीक है, अभी दक्षिण में भी जाएंगे, दक्षिण में एक शब्द निकल के आता है, वो आता है कार्डमम। ये एमपीपीएससी के पेपर में पूछा गया था। दक्षिण चोटी, बिल्कुल भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है? बिल्कुल दक्षिण में कौन सी चोटी है? तो वो है कार्डमम, भारत के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र सबसे लास्ट में आपको कार्डमम मिलेगा। ठीक है, तो नामचा बर्मा ये हिमालय का पूर्वी मैंने आपको पर्वत बताया है, नामचा बर्मा। लेकिन ये कार्डमम जो है वो दक्षिणी पर्वत है हमारे भारत का, दक्षिणी पर्वत। ठीक है, दक्षिणी पर्वत है। तो इस तरीके से शिवालिक पहाड़ियाँ होंगी। और फिर अरावली पहाड़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ इस तरीके से। और फिर ये जो पूरा पर्वत जो आपको येलो कलर का दिख रहा है अलग से, ये पूरा यहाँ तक ये फैला हुआ है। और इसी में ही आपका विंध्य श्रेणी आ जाएगा, यानी विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश का जो कहीं ना कहीं ऊपरी हिस्सा है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के नीचे सतपुड़ा श्रेणी आएगी, सतपुड़ा मेकाल पर्वत आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा श्रेणी के समांतर, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाता है कि सतपुड़ा श्रेणी के समांतर जो है वो नर्मदा नदी हमारी बहती है। इसके अलावा इसमें और भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मेघालय के अंदर, मेघालय में आपका खासी गारो जयंती पहाड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर पश्चिमी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ गई, अनामलाई आ गया है ना, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर भी। ठीक है, तो इनके बारे में ये अपना एक फिजिकली मैप है और आगे जाके और इसकी पूरी तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंडिकेट किया गया है कि इसका मतलब देखो, ये जो लाइन है ये पर्वत पहाड़ियाँ हैं, ये पर्वतीय प्रदेश हैं, ये पठारी प्रदेश हैं और ये मैदानी है। यानी कि अगर आपको ये वाला कलर दिख रहा है तो ये वाले कलर में ज़्यादातर पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, और पठार का मतलब प्लेटू। और पठार कैसा होता है? सपाट होता है पठार। ठीक है, जो मैदान से तो ऊपर उठा होता है थोड़ा सा, लेकिन वो एक सपाट होता है। तो पठार है, पर्वत है, पहाड़, इन सब के बारे में आप ऊपर एक इमेज भी देख चुके हैं और उसके बारे में भी आपको जानकारी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इसको देखेंगे, याद रखेंगे। और हमारी इंडिया की जो पोजीशन है वो आपको पता ही है, 82.5 डिग्री हमने ये अपना एक उत्तर प्रदेश का ये ले रखा है, जिससे हमारा पूर्व व पश्चिम का जो समय है बिल्कुल सही से रहे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या लिखा हुआ है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां
विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, ठीक है। हिमधन आलय, हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत हिमालय। तो हिमालय की जो सबसे उत्तर वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बृहत हिमालय। क्या कहा जाएगा? बृहत हिमालय कहा जाएगा, और हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है इसी श्रृंखला में। आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किस में आती है? हिमालय के अंदर, ठीक है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, वो अपन बता सकते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, खासतौर से किसकी? हिमालय की। बेटा इसको जरूर याद रखना, ठीक है। हिमालय की जो दक्षिणी स्थिति है तो वो शिवालिक पहाड़ियों को इंडिकेट करती है। अभी मैप में देखा था, एक बार और देख लेना। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, ठीक है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक देखी गई है। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसमें किस तरीके से हिमालय को बांटा गया है। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया है, तो हिमालय पर्वत को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है, और सबसे उत्तर में स्थित है बृहत हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य हिमालय वाला भाग हिमाचल कहा जाता है, और जो ऊपर वाला भाग है वो बृहत हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर। और जो दक्षिणी हिस्सा है वो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, शिवालिक श्रृंखला हिमालय की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। सॉरी, महामरुस्थल, भारतीय मरुस्थल जो आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिखा हुआ है पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में वो राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है, और यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ श्रृंखला हैं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, और अरावली की पहाड़ी मैंने आपको बताई थी सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली हिल्स, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। अभी मैप में आपने देखा था, जो कि कहीं ना कहीं विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है, और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा अयस्क भी प्रचुरता में है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने अभी मैप देखा था, उस मैप के बारे में थोड़ी थ्योरी दी गई है, और आप इसको पढ़ने के बाद फिर उसको देखें, फिर उसको देख के इसको भी एक आध बार और पढ़ें, तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक जो भी पोजीशन थी उस भौगोलिक मानचित्र की, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उसमें जो मैदान है अपेक्षाकृत चौड़े हैं, और वहां पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। अब पूरब की ओर देखो, पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां मैंने अभी बताई थी, वो कौन कौन सी थी? नर्मदा और ताप्ती, हमारे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब लिखा हुआ है इसमें
कुछ ये पश्चिम की ओर जाएंगी, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां। फिर ये रखा हुआ है कि इसमें पूरब की ओर यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो जाएंगी वो महानदी, गोदावरी, ठीक है, महानदी है आपकी, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, इनके सबके उद्गम भी पड़ेंगे अपन आगे जाके, कावेरी है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, पर वो नदियां जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। महानदी है, महानदी का उद्गम सिंगहवा पर्वत छत्तीसगढ़ से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है। और जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर जाती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। मुहाना, जब आपने इमेज देखा था कल का जो क्लास अटेंड किया होगा तो उस इमेज में आपको मुहाना समझ में आ गया कि मुहाना क्या होता है। जब नदी गिरने वाली होती है तो उसका जो प्रसार होता है गिरने से पहले, तो उसको अपन कहीं ना कहीं मुहाना शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो नदियां अपने वो डेल्टा होता है, डेल्टा, वो लास्ट में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और मुहाना का मतलब यह है कि नदी का जब उद्गम तो कितना क्षेत्र उसका जो कवर कर रही है, तो वो मुहाना। तो नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसी के बारे में मैंने आपको भी बताया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम भी है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में दोनों मिलके कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। हालांकि गंगा की दो धाराएं होती हैं, एक हुगली धारा है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो अलग से, और एक मुख्य धारा है जो ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब लिखा हुआ है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जब नदी गिरने वाली होती है, ठीक है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे ही वो नदी में समुद्र में प्रवेश करेगी उसको क्या बोल देंगे? मुहाना बोल देंगे। दोनों आसपास वाली चीजें हैं। तो जब वो इसमें क्लियर लिखा हुआ है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जबकि जब डेल्टा की आकृति बनती है, यानी कि डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल आपको पता ही है। इसके अलावा फिर आगे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि प्रवाल भित्ति आपने नाम सुना होगा। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जो छोटे समुद्री जीव होते हैं उनके कंकाल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रवाल, जिसे पॉलिप भी कहा जाता है, पॉलिप शब्द भी कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप किस तरीके से बढ़ जाते हैं? प्रवाल द्वीप इस तरीके से बढ़ जाते हैं, जैसे ये इसमें कहीं ना कहीं इमेज में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कि जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं, धीरे 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 ढेर लग जाता है और एक ठोस आकृति मतलब जगह बन जाती है और इन ठोस कंकालों के ऊपर जो ऊंचाई होती है तो उसको अपन कहीं ना कहीं प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो ये तो खैर सुनामी को इंडिकेट किया गया है, एक इमेज है जिसमें बताया गया है कि सुनामी आती है समुद्र के अंदर, है ना। अब देखें भारत में दो द्वीप समूह हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, जो भारत में भी बोल सकते हैं और भारत के भी बोल सकते हैं कि भारत के दो। एक लक्षद्वीप समूह है जो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में अरब सागर में है और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप भी है, ठीक है, केरल के तट से कुछ दूर है।
अंडमान निकोबार राइट साइड में आपने पढ़ा था, द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। और जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना। सुनामी शब्द आप समझ सकते हो, हालांकि सुनामी जब लिखते हैं तो टी से स्टार्ट होता है, ये सबको ही पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जापान वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने अगर हमारे कच्छ का रण सुना होगा, जो गुजरात का कच्छ का रण है, तो वहाँ भी एक बार कहीं ना कहीं वहाँ भूकंप आया था, काफ़ी सारी जनहानि हुई थी। सुनामी वाला क्षेत्र ज़्यादातर वो होता है जो समुद्र के किनारे होता है, तो समुद्र की लहरें बड़ी तेज़ी से जब जहाँ पर आती हैं तो उसको अपन एक तरीके से सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा राइट साइड वाला जो पूर्वी हिस्सा होगा, दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा होगा, वहाँ पर आपका अंडमान निकोबार होगा, और जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा होगा वहाँ पर आपका लक्षद्वीप होगा। अब ऐसे बताते हैं कहीं ना कहीं लगभग 247 द्वीप, ठीक है, लगभग 247 द्वीप है, 247 आइसलैंड है जो इन छोटे छोटे क्षेत्रों मतलब इन द्वीपों में आते हैं। अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में इन दोनों को जब मिलाते हैं छोटे छोटे द्वीप आते हैं तो वो लगभग 247 द्वीपों की काउंटिंग होती है, यानी 200 प्लस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरीके के आपके प्रश्न बनेंगे कि भाई भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हैं, कौन कौन से देश हैं उनके नाम, कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो इस क्वेश्चन के अपन आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में बेटा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना प्रेजेंट में। ठीक है, और किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? जैसे पंजाब की भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो उस तरीके से। इसके अलावा अगर देखा जाए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं, और लक्षद्वीप मतलब उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वहाँ के जो मैदान हैं उपजाऊ क्षेत्र हैं। ठीक है, लक्षद्वीप को प्रवाल भित्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, मरने के बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर हो जाता है उनका, और वो एक धीरे धीरे उनका जो ढेर है ठोस होता जाता है, एक आकृति बन जाती है, ठोस आकृति बन जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं हम परिवार, अभी पढ़ा हुआ था हमने, पॉलिप शब्द पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? शिवालिक कहेंगे, शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? अरावली से, पश्चिमी घाट से, हिमाद्री को। पाक जल संधि है तो भारत श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है पाक जल संधि से अलग होता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, और इनको अच्छे से समझते हुए चलें। तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इन पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि कोई भी जनरल नॉलेज की बुक अपन उठाते हैं तो उसमें हालांकि शॉर्ट में सारी चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन वो शॉर्ट में दी रहती हैं तो वो ज़्यादातर दिमाग में नहीं रह पाता। लेकिन इन चीज़ों को जब हम एक बेसिक से कंप्लीट करते हैं तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो आज का सेशन बेटा फिनिश करते हैं। 7 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। 8वीं यूनिट अपन नेक्स्ट डे यानी कल जो अगली वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम अगला यूनिट कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक आपको कराया बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगली यूनिट के बाद फिर अगली क्लास यानी 7 का ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी है आप अपना एक फीडबैक जरूर देते रहा करें, और आप कुछ कमेंट भी कर दिया करें, या अगर आपका कोई सुझाव है या जो भी आपको मतलब सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। और बाकी का अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।